सुर्खियों में। नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। पिछले कई दिनों से देश में नीट और नेट की परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं का मामला सुर्खियों में है। केंद्र सरकार ने इस मामले में त्वरित कदम उठाए हैं, चाहे वो मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी हो, सीबीआई जांच हो या फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक को हटाने का फैसला हो। केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है, जिसमें 3 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। आज के कार्यक्रम में हम कथित पेपर लीक और उसके खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा छात्र हित में उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। शिक्षाविद डॉक्टर रवितेश मिश्रा हैं और आप वर्तमान में वीएम एब्रो स्टडी वॉरियर्स में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के प्रतिष्ठित संस्कार वैली स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर मोना परसाई जी। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर मिश्रा, पहला सवाल आपसे यही कि पिछले कई दिनों से परीक्षाओं में अनियमितताओं का मुद्दा गर्म है। छात्रों के हित में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आप इन्हें किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है आज के समय में हमारे देश का, पेपर लीक का। और इस पे केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझना और समझाना चाहूँगी। पहला ये कि अभी जो पेपर लीक हो चुके हैं उस पे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और दूसरा भाग ये कि आगे ऐसा ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो हम पहले भाग की तरफ चलते हैं। पहले भाग में ये है कि जो पेपर लीक हुए हैं उस पे सरकार ने अभी 4 बड़े कदम उठाए हैं। पहला कदम जो उनका है, उस कदम के अनुसार उन्होंने सबसे पहले जो महानिदेशक हैं एनटीए के, उन्हें जो है हटा दिया गया है। और दूसरा उन्होंने जो कदम उठाया है, ये पूरा स्कैंडल सीबीआई की जांच के को सौंप दिया गया है जांच के लिए। सीबीआई जांच हो रही है मामले की। जी, सीबीआई जांच हो रही है मामले की। तीसरा बड़ा जो उन्होंने कदम उठाया है इस घटना को रोकने के, इस घटना के बाद कि जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, हाँ कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई हैं ताकि ये पेपर लीक के जो आरोपी हैं वो खुले में ना। जी बिल्कुल, गिरफ्तारियों का भी उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि जो भी आरोपी जो भी आरोपी सिद्ध हो रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी उन्होंने निकाला है। जी, वो कड़ा कानून भी लागू कर दिया, नोटिफिकेशन उसका जारी हो कानून गया तो बहुत ही कड़ा लागू हुआ है, जिसके अनुसार 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान आ चुका है और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उन्हें देना पड़ जाएगा। जी, डॉक्टर परसाई, आपसे मैं जानना चाहता हूं, और जो पहला सवाल था उसी के आंसर को आगे बढ़ाते हुए उसी में से सवाल मेरा यही है कि केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 जो लागू किया है, इस कानून के प्रावधानों को छात्र कैसे आसानी से समझ सकते हैं? क्या क्या इसमें जो छात्र हित में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या उनको छात्रों को इससे लाभ होगा? जी, दरअसल आज छात्र जिस मनः स्थिति में है उसमें यह कानून एक तरह से उनके लिए एक राहत की सांस लेने वाला है। दरअसल करीब 4 महीने पहले लोक परीक्षा विधेयक 2024 को मंजूरी मिली थी और अब इसे कानून की शक्ल में लागू किया गया है। इसके प्रावधानों को छात्र समझे इस बात को कि इसे बेहद सख्त माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब अलग अलग स्तरों पर धांधली पर लगाम लगेगी। हाल ही में जो नीट और यूजीसी की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के बाहर आ जाने और अन्य गड़बड़ियों से उपजे विवाद के बीच इस कानून को लागू करने के कदम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग भर्ती, एनटीए आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को इसके द्वारा रोका जाएगा। और देखा जाए तो देखिए, परीक्षा में नकल या प्रश्न पत्रों को समय से पहले ही बाहर निकालना पहले भी गैर कानूनी रहा है। मगर इस कानून के पहले कोई भी धांधली किए जाने या अपराध होने की स्थिति में उससे निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। अब अगर नकल करने जैसी अवैध हरकत के आरोप में कोई पकड़ा जाता है कराने
की स्थिति में जी। या दोषसिद्धि की स्थिति में उसे न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक के कारावास और ऐसे संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 वर्ष तक की जेल की सजा दी जाएगी। इसमें न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। यह एक और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इस कानून के तहत प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो इस तरह से यह कानून छात्रों के हित में है। जी जी जी। डॉक्टर मिश्रा, पेपर लीक या परीक्षाओं में अनियमितता नया नहीं है देश में जी। लेकिन जो हाल के दिनों में जिस तरह से मामले सामने आए हैं और उसको केंद्र सरकार ने बहुत त्वरित उस पर एक्शन लिया है और जो कानून है वो इस दिशा में एक बड़ा कदम है। जी जी। और 70 साल में पहली बार ऐसा कानून, जैसा मैडम ने भी अभी बताया कि इस तरह के नकल या पेपर लीक पहले भी होते रहे हैं लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था। अब ये कानून बनने के बाद कानून सामने आया है। अब ये छात्र हित में कितना कारगर होगा और कितनी जो परीक्षाएं हैं उसकी अनियमितता कितनी रुकेंगी इससे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है सरकार द्वारा कि इस पे प्रॉपर एक कानून बनाया गया है, क्योंकि एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है इसके अंतर्गत। और फिलहाल के लिए जो 23 जून को नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी उसे स्थगित करके आगे बढ़ा दिया गया है। ये जो कानून बनाया गया है, इसके ये जो गठन किया गया है 7 सदस्यों की समिति का, इसके जो प्रमुख होंगे वो इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन जी होंगे, जिनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। और इसमें जो सबसे पहला आप देखिए, इन्होंने परीक्षा का जो प्रोसीजर है उसमें सुधार किया है। इसे मतलब कानूनी तौर पे इन सारी चीज़ों को डील किया है कि परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार कर दिया, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल लगा दिया, एनटीए की संरचना व कार्यप्रणाली पर जो सिफारिशें की हैं वो अलग। तो इस तरीके से एक पूरा इसे कानून की तरह बना के और फिर पेश किया गया है। बाकी तो अभी हम 2 बार से सुन चुके हैं कि 3 साल से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान लिया गया है। तो इस तरीके से सरकार की तरफ से ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है पेपर लीक करने वालों को या फिर वो बच्चे जो पेपर लेते हैं इनसे, उन सभी लोगों को जो भी इस पूरे स्कैंडल में शामिल है, कि इस तरीके से पेपर लीक्स को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा और अब तो प्रॉपर कानून आ चुका है, तो वो सावधान हो जाएं, आगे के लिए ऐसा कुछ ना करें। डॉक्टर मिश्रा, आपसे ही एक सवाल मेरा ये था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप शिक्षा की क्षेत्र में एक्टिव हैं। मैं एक आम इंसान के तौर पे ये जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ऐसा माना जाता है और कि 1 करोड़ तक की फ़ीस लगती है MBBS करने में, या जो दूसरे इस तरह के कोर्स हैं, ख़ासतौर से MBBS का ही मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे महंगी पढ़ाई उसी की होती है। जो पेपर लीक हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि भाई 30-35 लाख अगर किसी ने दिए तो भाई उनका जो है पेपर लीक उतना दे के और फिर सरकारी जो कॉलेज हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ पर सस्ती पढ़ाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पे भी सरकार को कहीं कोई एक्शन लेना चाहिए या लेना पड़ेगा कि जो शिक्षा, महंगी शिक्षा है वो कम से कम थोड़ी इसमें जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वो उसके दायरे में आ पाए। आपका क्या मानना है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न किया है राशिद जी। ये मैं थोड़ा सा इस प्रश्न का जवाब देने से पहले इसके लिए एक भूमिका बताना चाहूँगी। जैसा कि बच्चे बायो लेते हैं, बायो लेने के बाद उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो MBBS सबसे पहले रखते हैं, इसके बाद वो लोग BDS कर सकते हैं, उसके बाद वो लोग नर्सिंग पे जा सकते हैं और उसके बाद वो लोग लैब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो डॉक्टर बने। अब डॉक्टर में भी हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें वो पहले MBBS ले सकते हैं या फिर BHMS ले सकते हैं या BUMS ले सकते हैं या BAMS ले सकते हैं। तो बच्चों का सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि वो MBBS करेंगे और वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से, क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी कम होती है। अब आपने बिल्कुल सही ये रीज़न पुट किया है इस तरीके की धांधली का, कि क्योंकि जब पेपर लीक अगर हो जाता है और उन 720 में से मार्किंग होती है नीट के पेपर की, तो अगर
एक क्योंकि हमारे देश में कैटेगरी चलती है, और अगर कोई जनरल कैटेगरी का है और उसे कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए कम से कम 700 से ऊपर नंबर चाहिए जी। अब ऐसी कंडीशन में बच्चा या तो फिर इतनी मेहनत करे या फिर वो दूसरा आसान तरीका ये समझता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मैं इसका बिल्कुल भी फेवर नहीं करती, पूरी तरीके से विरोध करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से डॉक्टर बन जाने में मैं कोई बुद्धिमत्ता नहीं समझती। तो इस तरीके से जब हम देखें तो आप देखिए कि प्राइवेट कॉलेजों पर भी कुछ लगाम लगनी चाहिए कि जिससे वो फीस कम करें कि जी। अब मैं उसी पर आ रही हूँ। तो अब आप देखिए कि जब बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो और दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि अगर उसे MBBS ही करना है तो वो विदेश जाके कर सकता है। अब विदेशों में जाके भी वो MBBS कर सकता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सभी अभिभावकों की तरफ से ये आज़ादी नहीं होती, सहमति नहीं होती इस बात पे कि बच्चा विदेश जाए और वहाँ से पढ़ाई करे, क्योंकि उसके बाद अधिकतर अभिभावकों का यही मानना है कि बच्चा एक बार बाहर जाएगा तो शायद उसे बाहर का ही रास्ता अपनाना पड़े उसे, या अगर वहाँ बाहर की MBBS करके बच्चा इंडिया आएगा तो उसे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होगा, उसे MCI कहा जाता था अभी तक, अब वो वापस से नीट ने ही ले लिया है। तो वो लाइसेंसिंग लेके फिर वो यहाँ पर प्रैक्टिस से शुरू कर सकता है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी काफ़ी साल लग जाते हैं बच्चों को। वो MBBS बाहर से 5 साल का 6 साल का कोर्स करके तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नीट एग्ज़ाम निकालने में उनको टाइम लग जाता है। तो उनके पास अब तीसरा ऑप्शन जो बचता है MBBS करने का, डॉक्टर बनने का, वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस बेतहाशा, मतलब अगर आप देखें कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 35,000 साल की है, और 4 साल की फ़ीस आप खुद ही जोड़ लें कितनी होगी। लेकिन वहीं आप ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 1 करोड़ से प्लस जाती है, क्योंकि वहाँ ऑक्शन होती हैं सीटें, वहाँ पर अलॉट नहीं होती सीटें, वहाँ पे ऑक्शन होती है, जो जितना ज़्यादा डोनेशन देगा उसकी वो सीट हो जाती है। तो इस पे बिल्कुल सरकार को कड़ा कानून जैसा कि कानून सरकार ने पेपर लीक पर लाया है, तो मेरा यही मानना है कि ऐसा ही कड़ा कानून आपको इस तरीके से डोनेशन लेने पर भी लाना चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हर अभिभावक के फाइनेंशियल दायरे में नहीं आता ये फीस स्ट्रक्चर। तो वो मजबूर है, अगर उसका बच्चा लायक भी है डॉक्टर बनने के, हो सकता है वो भविष्य में बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता था, बट चूंकि इस बढ़ी हुई फीस के कारण अभिभावक मजबूर हैं उसे MBBS ना करा के कुछ और कोर्स कराने के लिए। जी डॉक्टर परसाई, अगर हम एरर फ्री परीक्षा के लिए बात करें तो और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सरकार ने बहुत अच्छा कानून लेकर आए, लेकिन इसके अलावा और क्या किया जा सकता है जिससे कि जो अनियमितता है और उस पर लगाम लग सके? जी, जैसा कि अभी डॉक्टर मिश्रा की बात से थोड़ा कुछ जोड़ते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी राज्य की एक प्राथमिकता है जी। और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के महत्वपूर्ण आधारभूत बिंदु हैं ये, और एक नागरिक को ये मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बातें उठती है, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि समस्या यहाँ भी आ रही है कि मेडिकल की सीटें कम है क्योंकि उसके कॉलेजेस की संख्या कम है। तो परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुलें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाना, जैसा अभी डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया, हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है अपने बच्चों को। तो इस पर एक सबसे पहले तो हम इसे प्रसार ज़्यादा करें, और दूसरी बात यह है कि जो बात अभी कही कि प्राइवेट कॉलेजों पर कहीं ना कहीं निश्चित नियंत्रण लगाना चाहिए। अब बात आती है एरर फ्री परीक्षाओं की। देखिए, कानून पहले भी बनते रहे हैं, मैंने पहले भी अभी स्पष्ट किया था कि नकल कराना किसी भी तरह से इसमें संलिप्त होना गैर कानूनी था, है और रहेगा। अब यहाँ बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा। वहाँ स्टेप्स होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। हम अपने स्तर पर देखते हैं, विद्यालय स्तर पर हम भी परीक्षाएं आयोजित हमारे यहाँ होती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं भी आयोजित होती हैं, और उसमें पारदर्शिता रखने का मतलब हर तरह से हर स्टेप पर प्रयास किया जाता है। और यही है कि इसमें किसी भी चरण पर थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ी होती है
वो फिर कहीं पेपर लीक के रूप में सामने आती है। तो हम ये सुनिश्चित करना हर स्तर पर बेहद ज़रूरी है, और इसमें 2 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि जहाँ पर भी जिस परीक्षा की पूरी व्यवस्था और परीक्षा नियंत्रक हैं जी। उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, और इस स्तर पर कठोर कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस योग्य व्यक्तियों को आप उनका यदि चयन कर रहे हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो वे इस जिम्मेदारी को किस हद तक निभाने में पहले का उनका पूर्व का किस तरह का उनका कार्य रहा है, उन सारे तथ्यों को देखते हुए उनकी नियुक्ति की जाना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि और उनकी जवाबदेही रहेगी तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम इसी स्तर पर लग सकती है, क्योंकि हम होने के बाद फिर पकड़ते हैं जी। आप देखिए इसमें कितना बड़ा नुकसान है। आज यदि कोई परीक्षा हो जाती है, उसमें लीक की गड़बड़ियां सामने आती हैं, पेपर से संबंधित सवाल गलत होते हैं। एक बात नहीं है कि पेपर लीक होना, प्रश्नों का गलत होना, कई बार ऐसे मुद्दे भी आते हैं जो कि छात्रों के हित में कतई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें उन जवाबदेह लोगों के लिए मतलब एक नियंत्रक परिस्थितियों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, वो पारदर्शी भी हो साथ ही साथ। जी जी। डॉक्टर मिश्रा, परीक्षाओं के लिए मतलब एनटीए जैसी किसी एक एजेंसी पर निर्भरता कितना उचित है, क्योंकि अब सरकार ने एक एजेंसी बनाई और उसी से एग्ज़ाम हो रहा है, तो कितना निर्भरता जो है। जी जी, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन किया है राशिद जी आपने। इस क्वेश्चन का जो जवाब है उसके लिए हमें थोड़ा सा विदेश घूमने चलना पड़ेगा और वहाँ की जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। विदेश जाने के लिए आप देखिए, आपको अगर एमएस करना है बाहर से तो उसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, टॉफिल और जीआरई। अगर आपको वहाँ से एमबीए करना है तो वहाँ पे आपको जीमैट और टॉफिल या फिर आइल्स ऐसे एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़ते हैं। तो इसमें आप देखिए ये जो पेपर्स होते हैं इनके, ये ईटीएस बनाता है। ईटीएस है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। अब इस टेस्टिंग सर्विसेज में जो मेंबर्स होते हैं उनका गठन किस तरीके से किया जाता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन पहले तक भी जो है उन्हें बिल्कुल संज्ञान नहीं होता कि वो एक सदस्य बन सकते हैं ईटीएस के। फिर इसके बाद मतलब ये एक रैंडम सिलेक्शन होता है और उसके बाद फिर उन्हें पूरी तरीके से टेस्ट का पैटर्न समझा दिया जाता है। और उसके बाद आप देखिए वो जो टेस्ट पेपर्स जनरेट होते हैं, उन टेस्ट पेपर्स की खासियत ये होती है कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप कितना भी पुराना पेपर उठा लीजिए, लेकिन आप ये दावा नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन तो इस साल के पेपर से लिया गया है। तो ये एक तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगा फॉरेन के टेस्टिंग एजेंसीज़ का, कि वो एट रैंडम उठाते हैं सदस्यों को और फिर उनको हिदायतें देके उनसे पेपर बनवाए जाते हैं और वो पेपर कभी भी रिपीट नहीं होते उनके क्वेश्चंस। दूसरा आप देखिए WES नाम की एक संस्था है, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। ये जो सर्विसेज बेसिकली ये जो सर्विसेज हैं इनका काम है, बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है, चाहे वो परसेंटेज हो, परसेंटाइल हो, ग्रेड हो, इस तरह CGPA हो, SGPA हो, कोई भी सिस्टम हम जो फॉलो कर रहे हैं, अगर वो दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें उन छात्रों को कितने % या किस तरीके से उनकी ग्रेडिंग हुई है, तो ये काम WES करके देती है। तो इस तरीके से भी एक बहुत बड़ी पारदर्शिता स्थापित होती है। और अगर टेस्टिंग एजेंसीज यहाँ पे प्रतिबद्ध होती हैं कि हमें बहुत शुद्ध काम करके देना है, वरना WES जैसी संस्थाएं जो हैं उन पे नकेल कस सकती हैं। ये बहुत बढ़िया जानकारी दी विदेश की आपने, किस तरह का वहाँ पर सिस्टम है ये भी बताया। मोना जी, नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें उसमें बहुत बदलाव किए गए हैं, जो त्रुटि रहित परीक्षाओं की दिशा में ये जो बदलाव हैं कितने सहायक हो सकते हैं? बिल्कुल, नई शिक्षा नीति पर चर्चा अवश्य की जानी चाहिए और नई शिक्षा नीति के जो मुख्य उद्देश्यों पर मैं थोड़ा सा बताते हुए इस प्रश्न का उत्तर दूंगी कि नई शिक्षा नीति एक तो शिक्षा की सब तक पहुंच, शिक्षा में समानता
जी, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि, जी, लचीलापन और समग्र शिक्षा, जी, साथ ही साथ अनुभवात्मक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देती है। जी, ये इसके उद्देश्य हैं। जी, अब आप इसमें देखिए कि जहाँ तक जो अनुभवात्मक शिक्षा है या कौशल विकास है, जी, ये दो ऐसे बिंदु हैं जिनमें कई कई बातों को समेटे हुए हैं ये। यदि छात्र को शुरुआती स्तर से और उसके स्कूली जो शिक्षा है उसके साथ साथ उसे किसी तरह का अनुभव, किसी कार्य का अनुभव, जो कौशल विकास यदि जुड़ता चला जाए, तो वह 12वीं पास करते करते इस स्थिति में आ जाएगा कि वह कहीं इंटर्नशिप भी कर चुका। इसमें नई शिक्षा नीति में इंटर्नशिप पर भी जोर दिया गया है, इसको शामिल करने के प्रयास भी हैं। तो यदि इन बिंदुओं को साथ में जोड़ा जा रहा है तो आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जो छात्र आज हमारे सामान्य परीक्षाएं देकर और पढ़ाई कर कर सिर्फ उस किताबों को पढ़कर और निकल कर जो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उस प्रेशर को झेल रहे हैं, जी, वे एक मजबूती के साथ खड़े होंगे, एक कौशल को लेकर खड़े होंगे। जी, तब वहाँ पर ये इस तरह की एक उनके ऊपर तनाव नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे, आप ये मत कहिए कि ये सीधे एक प्रहार होगा नकल रोकने या पेपर लीक या इन सब मामलों में, लेकिन ये कहीं उस प्रेशर, उस तनाव को, उस प्रतिस्पर्धा को कम तो अवश्य करेगा। बिल्कुल। उस छात्र को जो पहले से उसे पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है, ज़ाहिर है पहले तो से जाहिर पता है तो हाँ, प्रतिस्पर्धा उस क्षेत्र में होगी जहां वो काबिल है सही जी। और उन अच्छे लोग निकल कर आएंगे। फिर शॉर्टकट नहीं लेंगे शॉर्टकट लोग। नहीं जी, लेंगे। जी, कोचिंगों का जो एक मैं कहती हूँ बिजनेस या धंधा जी, जो चल रहा है और कहीं वो भी इस सबको बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं उन पर भी रोक लगेगी। उनके पास अब वो बच्चे नहीं आएंगे जिन्हें सिर्फ रटकर एग्ज़ाम पास करना, उनके पास वो आएंगे जिन्हें वाकई में सीखना। वो कहीं से भी सीख लेंगे, उनके लिए कोचिंग की ज़रूरत, मजबूरी जी, भी नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो साल में 2 बार जो परीक्षाओं की बात चल रही है कि 2 बार कराई जाए, जी। इसे आप किस तरह देखती हैं और क्या है ये सिस्टम? हाँ, राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, सरकार ने अभी एक नई शिक्षा प्रणाली लागू करने का फ़ैसला लिया है, जिसके अंतर्गत वो 2 बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना चाहते हैं बच्चों के। मेरे संज्ञान मतलब अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें इस विषय पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही बढ़िया फ़ैसला है सरकार का, जी, क्योंकि इसमें होने क्या वाला है कि बच्चा साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकता है और उस एग्ज़ाम को देने के बाद जो भी कुछ उसका बेस्ट परसेंटेज होगा, बेस्ट उसका रिज़ल्ट होगा, वो ही उसका रिज़ल्ट माना जाए, फाइनल रिज़ल्ट माना जाएगा। तो इसमें बच्चे के पास चॉइस है कि वो पहली बार में ही अच्छा परसेंटेज गेन करके और इसे ख़त्म करे और आगे बढ़े। और दूसरा ये है कि अगर किसी को दिक्कत हो रही है, पहले एग्ज़ाम में वो नहीं परफॉर्म कर पाया किसी कारणवश, जैसे कि अधिकतर केसेस में हम देखते हैं कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस चक्कर में उनको साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो वैसे किसी भी अनहोनी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो दूसरी बार एग्ज़ाम दे सकता है और उसमें जो अपना परसेंटेज सुधार सकता है। श्रेणी सुधार की दृष्टि से भी ये फ़ैसला बड़ा अच्छा है और बच्चे को दूसरा मौका देने की दृष्टि से भी ये फ़ैसला बड़ा अच्छा है। जैसा कि डॉक्टर मोना ने बताया कि आप देखिए, इससे बच्चे के ऊपर प्रेशर कम होगा। ये सुनने में बड़ा छोटा लगता होगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर है, बट अगर आप असल में उनकी ज़िंदगी में झांक के देखें तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिससे आजकल बच्चा डील कर रहा है। तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत है, सबसे अच्छा गिफ्ट जो सरकार अपने भावी सिटीजन्स को, भावी नागरिकों को दे सकती है। मेरे ख्याल से ये एक उस प्रकार का तोहफ़ा है सरकार की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मोना, क्या हमारी जो व्यावसायिक परीक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, और अगर हाँ तो वो किस तरह के बदलाव हों जिससे बेहतर हो, कंपटीशन की जो बात है या प्रेशर की बात है वो छात्रों पर कम हो? हाँ बिल्कुल, परीक्षा प्रणाली में बदलाव तो होने ही चाहिए। आज जो हम स्थितियाँ देख रहे हैं कि चाहे बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है या मेडिकल में या किसी भी व्यावसायिक जो भी परीक्षा वो देना चाह रहा है, उन परीक्षाओं में बस यही है कि उसे एक प्रवेश परीक्षा पास करनी है, लेकिन वो प्रवेश परीक्षा पेन पेपर वाली परीक्षा है। हाँ हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। बिल्कुल। अब हम कहीं उस बात को, उस तथ्य को पीछे छोड़ रहे हैं जो शायद नई शिक्षा नीति उसकी भरपाई कर पाएगी अभी, कि उसके अंदर उस
जिस क्षेत्र में वह जाना चाह रहा है उसका माइंड उस दिशा में सेट है, उसके अंदर उसको सीखने का कितनी उसकी क्षमता है, कितनी उसकी रुचि है। कहीं हम कोई भी ये इतने सारे जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, कोई भी इस तथ्य को नहीं बता सकता है कि इस परीक्षा में पास होने वाला छात्र क्या वाकई में उसकी रुचि थी। इस तथ्य को तो हम कहीं पीछे ही छोड़ चुके हैं। तो व्यावसायिक परीक्षा को नंबर कम आते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो कमजोर होगा। तो कहाँ छूट रही है ये बात, उसका इंटरेस्ट लेवल ये कहीं जुड़ ही नहीं रहा है। और ये कितनी मतलब असंतोष की बात है ये तो, कि छात्र जीवन भर जिस दिशा में जिस रास्ते पर चलने वाला है, उसको एक कठिन परीक्षा पास करनी है, वो उसके लिए एक तैयारी करता है बैठकर टेबल पर और पेन पेपर से पेपर देता है, और फिर उसकी जीवन की दिशा निर्धारित होती है कि वह डॉक्टर ही बन रहा, वह इंजीनियरिंग बन रहा। क्यों ऐसा हो रहा? आप इसकी विफलता इस मुद्दे से भी आप देखिए कि कितने सारे छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल की कठिन और महंगी शिक्षा प्राप्त करके, सरकार तो खर्च करती ही है उन पर, उसके बाद वो आईएएस देते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आईएएस देते हैं। तो कहीं बदलाव की ज़रूरत तो है व्यावसायिक शिक्षा की जो प्रवेश परीक्षा और इसकी पढ़ाई में, कि ये तय तो करे कि उस छात्र की रुचि अनुकूल वो जा रही है उस दिशा में, नहीं, मेरा ऐसा सोचना है। जी डॉक्टर मिश्रा, क्या मतलब क्लासरूम से ज़्यादा व्यवहारिक परीक्षा की ओर बढ़ने का अब समय है? जी बिल्कुल, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर मोना दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से जो शब्द कहना चाहूँगी कि यही कि जो हम क्लासरूम में स्टडी, सिर्फ क्लासरूम स्टडी जो कर रहे हैं उसका नतीजा पूरी दिख रहा है और बिल्कुल इस तरफ ही अग्रसर होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो इमोशनल डैमेज हो रहा है बच्चों का, उससे बाहर आने का सिर्फ यही तरीका है कि हम स्किल डेवलप करें बच्चों में, बजाय उनको सिर्फ पेपरी ज्ञान देने के। जी 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 बिल्कुल। नीट और नेट पेपर लीक के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने के सुझाव मांगे हैं। जी। मैं आप लोगों से, दोनों ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या सुझाव दें। लोगों से तो 7 जुलाई तक ये सुझाव दे सकते हैं, उसकी साइट पे जाके। आप दोनों से एक करके मैं आप जानना चाहता हूं कि आपके क्या सुझाव हैं, कैसे और बेहतर हो। देखिए, आपने तो मेरा मनपसंद क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करती हूँ। मेरा बीटेक, एमटेक, पीएचडी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है। तो आपने जो प्रश्न किया है, आप देखिए बड़े से बड़े डेवलप्ड नेशंस, विकसित देश भी, उनके पास भी ये समस्याएं हैं जी। तो वो इससे निपटने का तरीका उनके पास केवल एक है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक बहुत सशक्त हथियार है अपने आप में, जिसको कि हम लागू करके परीक्षाओं में और इस तरीके की त्रुटियों से निपट सकते हैं। जी मोना मैम, आपसे आपके क्या सुझाव हैं? मेरा यही सोच है कि देखिए, समय बदला है और आज वह स्थितियां नहीं रही जो पहले है। आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन सब के माध्यम से मतलब आसान हो गया है। नकल करना, रोकना, पेपर लीक होना, ये सब कुछ एकदम से उभर कर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब कुछ आसान हो गया। संचार माध्यमों ने हम काफ़ी कुछ जो हमें फ़ायदे दिए हैं, तो ये कुछ नुकसान भी है। तो जो आप बात कर रहे थे अभी कि इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए या किस तरह के प्रावधान बनाने चाहिए, तो हमारी एक परीक्षा व्यवस्था है, सिस्टम है, बना बनाया है, कानून भी हमने उस पर चर्चा कर चुके हैं, बन गए हैं। फिर मैं वही बात पर आऊँगी, इम्प्लीमेंटेशन करते समय उनके क्रियान्वयन में हमें इन मुद्दों पर ध्यान रखना है, इन सारे तथ्यों पर ध्यान रखना है कि जो पेपर बनाए गए हैं उनकी गोपनीयता किस तरह से सुनिश्चित की जाए। क्या किसी जो, जैसे कि आज आसान है कि आप टेलीग्राम पर पेपर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन पर रोक लगानी चाहिए। और ये सारे, आप चाहे उसे, ये भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, तो कहीं इनका विनियमन और इन पर कड़े प्रावधान भी आने चाहिए।
जी, कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्ति की ओर है, तो डॉक्टर रवितेश मिश्रा मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आभार। आपने कार्यक्रम के लिए समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचाई। डॉक्टर मोना परसाई मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने इतने महत्वपूर्ण अपना जो अनुभव है वो लोगों से साझा किया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने राय रखी, सुझाव दिए। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।